Good morning, students. We are going to start our lesson from page number 2. Already we had started our economics. So in this we are going to see the farming in Palampur. So farming in Palampur needs land. हम इसको देख चुके थे पहले वाले लेसन में. So जो लैंड है वो एक फिक्स रिसोर्स है, उसको हम क्या नहीं कर सकते, स्ट्रेच आउट नहीं कर सकते. ओके, पालमपुर जो है वो बहुत रिसोर्सेस से भरा हुआ एक गांव है जहाँ पे अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी है, अच्छी इलेक्ट्रिसिटी है और वो लोग तीन यानी कि थ्री जो हम कह सकते फार्मिंग पैटर्न को यूज करते, रबी और ज़ैद और अगर हम देखें तो आपका खरीफ. देन पोटैटो और शुगर केन वो एक्स्ट्रा जो है कल्टीवेट करते हैं. यहाँ पर सड़क अच्छी है, इरिगेशन है, इस सब के कारण ये जो है हार्वेस्टिंग बेहतर तरीके से कर रहे हैं. परंतु फिर भी अगर हम देखें तो इंडिपेंडेंसी के बाद जो है वो गांव में अब जमीन बची ही नहीं है कि वो एक्स्ट्रा यूज कर सके. अभी फिर भी जनता बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो किस प्रकार से जो लैंड है उसको यूटिलाइज किया जा सके और ज्यादा कल्टीवेट किया जा सके, ज्यादा जो पोटेंशियल लिया जा सके. तो हम जो है इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड के सेकेंड पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे. उस दिन मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में छोड़ दिया था आपको. देन लेट मी रीड इट फॉर यू. The main reason why the farmers are able to grow 3 different crops in a year in Palampur is due to the well-developed system of irrigation. Electricity came early to Palampur. Its major impact was to transform system of irrigation. Persian wheels were till then used by farmers to draw the water from the well and irrigate the small field. People saw that the electric run tube well could irrigate much larger area of the land more effectively. अगर हम देखें तो पुराने समय में रेहट जो था, पर्शियन व्हील जो था, वो वाटर को क्या करता था, निकालता था. उससे काफी कम पानी निकलता था और बहुत लागत लगती थी. तो अगर हम देखें तो बाद में उन्होंने देखा कि बिजली के पंप जो है वो आसानी से लंबे जगह तक जो इरिगेशन कर सकते हैं, लंबी जगह तक सिंचाई कर सकते हैं. तो इस प्रकार के इरिगेशन से फायदा है. Then the first new tube wells were installed by the government. Soon, however, the farmers started settling up the private tube well. As a result, by mid-1970s, the entire cultivated area of 200 hectares was irrigated to grow more than one crop on a piece of the land during the year is known as multiple cropping. अगर हम देखें तो ट्यूबवेल के आने से या फिर इलेक्ट्रिसिटी के होने से जो क्या हो गया, गवर्नमेंट ने इसको लगाना शुरू किया. पालमपुर जैसे गांव में गवर्नमेंट ने इंस्टॉल किया. जब इंस्टॉल किया तो 1970 के दौरान इस इंस्टॉलमेंट से कम 200 एकड़ लैंड जो है वो क्या नहीं हो गया, इरिगेटेड होने लगा. ये इरिगेटेड होने लगा इस कारण से अगर हम देखें तो मल्टीपल क्रॉपिंग शुरू हुई. मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब एक जमीन पे एक से ज्यादा फसल बोई और काटी जाने लगी. जब एक से ज्यादा फसल बोई और ज्यादा काटी जाती है तो उसको कहा जाता है मल्टीपल क्रॉपिंग. तो इसके डेफिनेशन को आप अंडरलाइन कर लें और मेमोराइज करें. इट इज द मोस्ट कॉमन वे और टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑन द गिवन पीस ऑफ द लैंड. सीधी सी बात है, ये बहुत मतलब सटीक तरीका होता है कि एक ही जमीन पर ज्यादा उत्पादन आप कैसे लेते हो. The Palampur grows at least 2 main crop, mainly growing the potatoes as the third crop in the past 15 or 20 years. अब अगर हम देखें तो पालमपुर में ये लोग जो है वो क्या कर रहे थे, अपने 2 मुख्य फसल तो उगाते ही थे और बाकी फैसिलिटीज के होने के कारण अब तीसरा फसल जो कि आलू थे वो भी उगाने लगे. नाउ इससे क्या हुआ, इनकी जमीन का जो और यूटिलाइजेशन बढ़ गया. लैंड नहीं बढ़ा पर यूटिलाइजेशन बढ़ गया और उत्पादन भी अच्छा होने लगा. देन ओके, सो यहाँ पर आपको ब्लॉक्स दिखेंगे
इस ब्लॉक्स में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अलग अलग जगह पे डेक्कन प्लेटू के एरिया पे और जहाँ पर अच्छी बारिश होती है वहां पर वेल इरिगेटेड जो सिस्टम है उसको एक्सप्लेन किया। इसके बाद हम जो देखने जा रहे हैं वो है मॉडर्न फार्मिंग पैटर्न। मल्टीपल फार्मिंग पैटर्न हम देख लिया, मॉडर्न फार्मिंग पैटर्न देखने जा रहे हैं। मॉडर्न फार्मिंग पैटर्न में अगर आप देखें तो पेज नंबर आपके 4 के लास्ट जो लेफ्ट हैंड साइड में है, देन द अदर वे इज टू यूज द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इज हाई yield variety system or HYV seeds. Then yield is measured as the crop production on the given piece of the land during the single season. Till the mid 1960s, the seed is used to cultivate what traditional, underline कर ले, traditional cultivation का है ये सारा वर्णन। So traditional ones with the relative low yielded. Then traditional seeds need less irrigation. Farmer use cow dung and the other natural manures as the fertilizer. All these were readily available with the farmer who did not have to buy them. अगर हम देखें तो जो ट्रेडिशन तरीका खेती का होता था वो यूज किया जाता था पहले 60s के समय में, मिड 60s के दौरान। इसके अंदर जो है बैलों से खेती होना, जो बीज है वो भी इतने ज्यादा उर्वरक प्रोडक्शन देने वाले नहीं होते थे, और जो उर्वरक चीजें यूज की जाती थी यानी कि मैन्योर यूज किया जाता था, जो वो गाय का गोबर और दूसरे जो प्राकृतिक चीजें थी उससे बनाई हुई होती थी, और इसका प्रोडक्शन जो है बहुत लेस होता था, और वो सिर्फ हम कह सकते हैं सस्टेन होता था, सस्टेन तरीके से जो है कल्टीवेट किया जाता था, जो परिवार और परिवार के लोगों के खाने के लिए होता था। उसमें इकोनॉमिकली कोई डेवलपमेंट नहीं देखने में आता था। परंतु उसके बाद अगर हम देखें तो मिड 60s के बाद जो है बहुत रैपिड चेंज हुआ। ये रैपिड चेंज हुआ आपके मॉडर्न एग्रीकल्चर पैटर्न के द्वारा। मॉडर्न एग्रीकल्चर पैटर्न में अगर आप देखें तो HYV सीड्स जो बीज थे वो खुद अपने आप में ऐसे बनाए गए साइंटिफिक तरीके से जो क्या है बहुत ज्यादा उत्पादन दे। एक बीज पर 100 अन्न के दाने उगने वाले बीज जैसे। तो अगर हम देखें तो रिप्लेस किया गया ट्रेडिशनल सीड्स को HYV सीड्स से, रिप्लेस किया गया मैन्योर को हम कह सकते केमिकल फर्टिलाइजर से, केमिकल पेस्टिसाइड से, केमिकल रोडेंटिसाइड से, ये प्रॉपर इरिगेशन से, अंडरग्राउंड वाटर जो सकिंग से, टाइम टू टाइम इरिगेशन से। और पहले जो अगर हम देखें तो इरिगेशन सिर्फ क्या होती थी, बारिश आए तो इरिगेशन हो रही, बारिश नहीं आए तो इरिगेशन की प्रॉब्लम है, या फिर वो रेहट वगैरह से किया जाता। अब ये नहीं है, अब समय से समय उसको पानी चाहिए, क्योंकि ये बीज और ये सिस्टम जो है वो इस तरीके से है कि उसके लिए टाइम टू टाइम हर चीज वैसे अवेलेबल होनी चाहिए। अगर हम देखें तो इसका जो इतना लार्ज क्वांटिटी में इसका उत्पादन होता है कि बहुत तेजी से इसके अंदर अन्न उत्पादन हुआ। जब अन्न उत्पादन बढ़ा तो बहुत ज्यादा तेजी से क्या हो गया, प्रोडक्शन जो है बाजार में आने लगा, और वो लोग क्या है सब्सिडेंट से क्या हो गया कॉमर्शलाइज सिस्टम पे जंप अप कर गए। और अगर हम देखें तो इसका सीधा तरीके जो असर है वो पंजाब, हरियाणा और अगर हम देखें तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में दिखा जाता है, क्योंकि वहां के किसानों ने इस सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया। उन्होंने मशीनें यूज की, जो हम देखते हैं जो ट्रैक्टर है, थैचर है, फ्लोइंग सिस्टम है, वो बहुत तेजी से होना, बहुत ज्यादा काम होना और बहुत बड़े पैमाने पे इसका उत्पादन होना वो हुआ। इसका असर जो है अगर हम देखें तो पहले ट्रेडिशनल वेराइटी से करीब करीब 1300 kg जो है पर हेक्टेयर का उत्पादन होता था, परंतु HYV सीड से यही उत्पादन जो है मतलब प्रोडक्शन ग्रेन का 3200 kg पर हेक्टेयर हो गया। अगर हम देखें तो ये डबल का भी से भी ज्यादा प्रोडक्शन एक जमीन के ऊपर ही अन्न का होने लगा। तो यहाँ पर जमीन नहीं बढ़ी, बार बार कल्टीवेट नहीं करा उन्होंने, पर एक ही कल्टीवेशन में सिस्टम चेंज कर दिया और मॉडर्न सिस्टम अडॉप्ट किया। अब ये मॉडर्न सिस्टम जो था वो ऐसा था जिसके कारण क्या हो गया, उनको उसी लैंड पे अल्टीमेटली काफी अच्छे पैमाने पे क्या हो गया, अर्निंग अवेलेबल होने लगी। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये सरप्लस जो प्रोडक्ट है उसे वो मार्केट के लिए सेल कर रहे थे और मार्केट से उन्हें अच्छा खासा उसका मुनाफा मिलता था।
सो यहाँ पर पढ़ते समय हमें 2-3 चीजें जो है अच्छे से ध्यान रखनी है। एक तो मल्टीपल क्रॉपिंग, दूसरा मॉडर्न क्रॉपिंग, ये 2 चीज है। दूसरी चीज है कि आपके जो अगर हम देखें तो ट्रेडिशनल सीड्स और आपके मॉडर्न HYV सीड्स, देन प्रोडक्शन में ट्रेडिशनली प्रोडक्शन कैसा था और उसका अगर हम देखें तो मॉडर्न सिस्टम में प्रोडक्शन कैसा था। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि मॉडर्न कल्टीवेशन सिस्टम जो है बहुत अच्छा था, उसके अंदर बहुत डेवलपमेंट था, उससे काफी उत्पादन हुआ और हमारा देश जो है इसमें इसीलिए कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर आया, यानी कि हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि सारे खेत हरे भरे और खूब उत्पादन और खूब धान आ रहा है। अब देश में कोई भूखा नहीं रहेगा क्योंकि पर्याप्त मात्रा में अन्न हो रहे हैं। ओके, दैट्स ट्रू, बट उसके भी साइड इफेक्ट्स थे। तो ये साइड इफेक्ट्स जो है वो हम देखेंगे। विल द लैंड सस्टेन, क्या जमीन इसको बर्दाश्त कर पाई, क्या जमीन इसको सस्टेन कर पाई। Land being a natural resource, it is necessary to be very careful of its use. Scientific reports indicate that the modern farming method have overused a natural resource base. In many areas, green revolution is associated with the loss of the soil fertility due to the increase of chemical fertilizer. Then also continuous use of the underground water. Because of that, underground water table was reduced. Then below the environmental resources like soil fertility, underground water reduction, then the building of over many years once destroyed, it is very difficult to restore them. We must take care of the environment to ensure the further development in agriculture. अगर हम देखें तो जहां पर बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन में HYV सीड्स के द्वारा और अंडरग्राउंड वाटर सकिंग के द्वारा, परंतु वहीं पर जमीन इसको झेल नहीं पा रही थी। देश में काफी मुसीबतों का सामना बाद में, मतलब एक टाइम पीरियड के बाद देखने में आया, क्योंकि बार बार केमिकल डाल रहे हैं तो जमीन की क्या होगी, खुद की जो फर्टिलिटी थी, खुद का जो एस्टेब्लिशमेंट था वो क्या हो गया, खराब हो गया, टॉक्सिन हो गई जमीन। दूसरा अगर हम देखें तो अंडरग्राउंड वाटर में भी क्या हो गया, यही जो हम कह सकते हैं रोडेंटिसाइड, पेस्टिसाइड, तो वो लिंच आउट हो गए और जमीन के अंदर गए और जमीन के पानी को तो उन्होंने खराब किया ही, साथ में जमीन के पानी को सक आउट किया, बार बार खींच के निकालने से जो बहुत बहुत लंबे समय से बना हुआ मिट्टी, बहुत लंबे समय से जमा हुआ पानी जो था वो पूरा ही क्या हो गया, खराब हो गया। इस खराब होने की जिम्मेदारी इंसान के ऊपर आती है, क्योंकि कहीं पर हमने क्या कर दिया, पॉपुलेशन कंट्रोल की जगह पे हमने क्या कर दिया, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स कर दिया। इस ओवर यूटिलाइजेशन रिसोर्स के कारण क्या हो गया, ये डिस्टर्ब हो गया हमारा नेचुरल जो हम कह सकते हैं बैलेंस जो था नेचर का, एनवायरमेंटल बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो गया। इसलिए आगे हम जिस भी प्रकार की खेती करना चाहते हैं हमें मद्देनजर या अपने सोच में रखना होगा कि क्या एग्रीकल्चर की खेती किस तरह से करें ताकि हमारा नेचर जो है सस्टेन रहे, सुरक्षित रहे, प्रोटेक्टिव रहे। आज के लिए इतना ही। मैं आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन दे रही हूँ। एक तो यू हैव टू राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन traditional seed and HYV seeds. Then you have to give me description. Next question आपका होगा define multiple cropping and modern cropping. Okay. Then last question, third question आपका है that what was the side effect of green revolution? अभी अपन ने समझा कि ग्रीन रेवोल्यूशन के साइड इफेक्ट क्या था। व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? अगर आप देखें तो लैंड कांट सस्टेन इट बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ chemical fertilizer and that all things, the land was degraded from its thing and it was we can say it was toxinized. Then underground water table was sucked out. ये सारे अभी हमने देखे, तो आप देख लीजिएगा, पेज नंबर 5 पे है। सो टाइम से होमवर्क करें और कुछ समझ नहीं आता तो क्वेरी में डाल दीजिए। दैट्स ऑल फॉर यू। थैंक यू।